मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज की व्याख्यान माला की अगली कड़ी में विगत व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए कुरुक्षेत्र के उन अंशों पर चर्चा की जाएगी जहाँ तक पिछले व्याख्यान में हम लोग पहुँचे थे। तो स्पष्ट है ये दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र का सस्तर स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर था और इसी बिहार की धरती, बिहार की माटी की सुगंध लिए कविता के क्षेत्र में ये प्रकट होते हैं। इनकी कविता अलग तेवर की कविता है, ओज की कविता है, वीर रस से संपृक्त कविता है। क्या यूँ कहा जाए कि ये संपूर्णतः रचनाकार थे। कोई भी रचनाकार होता है तो अपने समय से गहरे स्तर से जुड़ा होता है और ये भी स्पष्ट है कि आप हम अगर इतिहास के विभिन्न कालखंडों को अगर ध्यान से निरीक्षण करें तो हमें ये प्राप्त होगा कि सभ्यता के आरंभ से जहाँ तक हमारी इतिहास दृष्टि जा सकती है वहाँ तक कि समाज को हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा कालखंड नहीं मिलता है जहाँ सब कुछ ठीक हो और जहाँ यही सब कुछ ठीक न होने की स्थिति में लेखक, कलाकार, चिंतक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हर एक कालखंड में लेखक, कलाकार, चिंतक, दार्शनिक अपनी दृष्टि के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से अपने समय के समाज की, अपने समय की सभ्यता की समीक्षा करता है और समीक्षा के उपरांत उस समय के जनमानस में विगत के प्रति, विगत या इतिहास से जो उसे सीख मिलती है उसे आम जनमानस को बताता है और साथ ही उस सीख से वो ऐसे समाज के निर्माण के लिए तत्कालीन जनमानस को तैयार करता है और उस दिशा में प्रेरित करता है जहाँ समाज और सभ्यता आगे बढ़कर सब कुछ ठीक होने की स्थिति में पहुँच जाए। कुरुक्षेत्र भी इसी चिंता के परिणाम स्वरूप लिखा गया। विगत व्याख्यानों में बताया जा चुका है कि ये 1946 की रचना है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों से विश्व परिचित था और लेखक भी परिचित थे। इस युद्धों के कारणों के, युद्ध क्यों होते हैं, इसी प्रश्न की तलाश में, इसी प्रश्न के दबाव में वो वर्तमान से
इतिहास गमन करते हैं और इतिहास के दो चरित्रों के माध्यम से अपने इस प्रश्न का हल खोजने की कोशिश करते हैं। समस्या वर्तमान की हल इतिहास गमन कर दो चरित्रों भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से उनके संवाद के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं। इसी को समझने में, इसी समस्या को समझने में पूरा कुरुक्षेत्र की रचना बन पड़ी है। लेखक इसे स्वीकार भी करता है कि युद्ध की कविता नहीं है, ये युद्धांत की कविता है। युद्ध के बाद की परिस्थितियों, परिणामों, दुष्परिणामों, युद्ध के कारणों को लेकर भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से वो अपनी बातों को, अपनी चिंता को, अपने संशय को सामने लाने की कोशिश करता है। कुरुक्षेत्र का सर्ग इससे अलग है। यहाँ कवि अन्य सर्गों में वर्तमान से इतिहास गमन करता है और वर्तमान से इतिहास के चरित्रों के माध्यम से वर्तमान समस्या का पर चिंता अभिव्यक्त करता है। लेकिन सत्सर्ग में कवि वर्तमान के दबाव में वर्तमान प्रश्नों को सीधे संवाद करता है। यहाँ इतिहास के मिथकीय चरित्रों की कवि को जरूरत नहीं है और इसीलिए वो कहता है, इसकी भूमिका में स्पष्ट करता है कि अगर सत्सर्ग को अलग भी कर दिया जाए तो उसके कुरुक्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये स्वतंत्र रूप से सत्सर्ग भी अपनी पहचान बना सकता है। हम लोगों ने जो अंश पढ़ा, जहाँ तक पढ़ा, उसके कुरुक्षेत्र षष्ठ सर्ग के उसके आगे के अंश की चर्चा हम लोग करते हैं। खड़ी आदमी सभ्यता जब से विकसित हुई है तब से लेकर आज तक जिन स्थितियों से गुजरते हुए, जिन मानसिक द्वंद्वों से गुजरते हुए मनुष्य आज की स्थिति तक पहुंचा है, उसी की समीक्षा आज की दृष्टि से कवि 1946 की दृष्टि से करता है कि सभ्यता जब से बढ़ी है तब से लेकर 1946 तक, तब से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य किस तरह बढ़ते आया, उसी की सभ्यता समीक्षा कर आगे के समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है कि क्या कमियां रह गई हैं। उन कमियों को उजागर करना चाहता है कि आखिर 1946 तक सभ्यता आते आते क्यों सभ्यता ने ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं की जहां युद्ध की स्थितियां न हो। उसी की वो तलाश करता है। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष। आधुनिकता का आगमन ज्ञान विज्ञान की सूचनाओं के विकास के साथ जुड़ा हुआ है और ज्ञान विज्ञान की सूचनाओं ने मनुष्य के विवेक को प्रभावी बना दिया। क्रमशः विज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से विज्ञान का संबंध हम सब जानते ही हैं। सभ्यता के विकास में विज्ञान की भूमिका जब से बढ़ने लगी तब से हृदय पक्ष, भाव पक्ष, संवेदना पक्ष जो मनुष्य के लिए अनिवार्य तत्व है वो पीछे छूटता गया। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष। मस्तिष्क का सभ्यता के विकास में उपयोग बढ़ता ही गया, विज्ञान का उपयोग बढ़ता ही गया और इस बढ़ने की प्रक्रिया में हृदय का देश
छूट गया, संवेदनाएं छूट गई, भावनाएं छूट गई, मनुष्य संवेदनहीन होते गया। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार। मनुष्य बुद्धि जनित विज्ञान के आविष्कारों को, विज्ञान के सहारे नए नए चीज़ों का सभ्यता में उपयोग कर प्रतिदिन त्योहार मना रहा है, आनंद अनुभव कर रहा है। लेकिन इस आनंद अनुभव में नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता थी चित्कार। लेकिन इसे विकसनशील कदम, आगे की ओर विकसनशील कदम के दौरान प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार, उसकी भावनाएं अवहेलित हो रही हैं, भावनाओं का तिरस्कार हो रहा है, भावनाएं रूपी देवता चित्कार रहे हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, हृदय को केवल ज्ञान नहीं चाहिए। मनुष्य की परिभाषा अगर गढ़ी जाए तो हाथ, पाँव, आकार, शरीर, आंखें, नाक पाले ना ही मनुष्य होना नहीं होता है। मनुष्यता की अनिवार्य शर्तें हैं। उन शर्तों में मनुष्य का भावुक होना आवश्यक शर्त है। भावनाएं ही मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। अगर भावनाओं, बुद्धि मनुष्य को मनुष्य बनाती, भावनाओं की जरूरत नहीं होती तो रोबोट भी मनुष्य बन गया होता। क्यों? रोबोट और मनुष्य में ये अंतर है, रोबोट केवल बुद्धि होता है, रोबोट के पास, मनुष्य के पास बुद्धि भी होती है और हृदय भी होता है। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह, कुछ बलिदान। हृदय, बुद्धि तो ज्ञान मांगता है, लेकिन हृदय की भी जरूरत है, उसको भी संपोषित करने की जरूरत है। हृदय रूप में स्थित देवता स्नेह मांगते हैं, कुछ बलिदान मांगते हैं। ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, किसी की पीड़ा देखकर, किसी के दर्द को देखकर, जब हृदय में मोम जैसा पसीजने लगा हृदय, वैसा हृदय चाहिए आज के मनुष्य का। प्राण के झुलसे विपुल फूल कुछ सुकुमार। मनुष्य को ऐसा भी चाहिए कि आज उपभोक्तावाद के वादी समाज में जो जीवन का जंगल झुलसा हुआ है, भोग के चलते, विलास के चलते, भोग की लिप्सा के चलते, वो झुलसा हुआ वन कुछ भावनाओं रूपी फूलों से सुगंधित हो। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। ज्ञान के मरुस्थल में भावना की धार, संवेदनाओं की धार। तुलसीदास कहा करते थे कि हृदय सिंधु मत सीप समाना। किसी के मनुष्य के व्यक्तित्व में हृदय सिंधु के समान होना चाहिए और बुद्धि सीपी के समान। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी हो गई है, बुद्धि ही सब कुछ हो गया है, वो हृदय भावनाएं मरती जा रही हैं। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, चांदनी की चांदनी कुछ भोर की मुस्कान। जैसे आपाधापी की जिंदगी में बुद्धि जनित
सभ्यता, बुद्धि केंद्रित सभ्यता में हमें ऐसा भी पल चाहिए जहाँ चांदनी की रागनी हो, कुछ भोर की मुस्कान, जहाँ सुबह की मुस्कान भी हो, जहाँ नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, जहाँ दिन भर के श्रम के बाद, कर्म के बाद उस थकान को मिटाने वाली नींद में भूली हुई बहती नदी का गान हो, सुकुमल गान हो। अर्थात मनुष्य की कलात्मक चेतना जागृत है, क्योंकि कला मनुष्य को मनुष्य बने रहने देती है। कला का ही रूप है साहित्य, चित्रकला, संगीत आदि। कला को व्याख्यायित करते हुए कहा भी जाता है कि कला विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। इसलिए हमने, कभी कहता है कि आज जिस स्थिति में हम लोगों ने सभ्यता को ला दिया है या पहुंचा दिया है, वहाँ संकट यही है कि बुद्धि की तुष्टि के लिए तो दिन रात सब है, लेकिन हृदय की तुष्टि की व्यवस्था नहीं है। हृदय की तुष्टि, हृदय की संतुष्टि भी आवश्यक है। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज। प्रकृति में जो कुछ हो रहा है, प्रकृति से जो मनुष्य का रागात्मक संबंध होना चाहिए, प्रकृति की नैसर्गिकता मनुष्य के हृदय की भावनाओं को जागृत करती रहती है। मनुष्य बुद्धि जनित कर्म में इतना व्यस्त रह रहा है कि उसे इससे प्रकृति की नैसर्गिकता और रागात्मकता से कोई लेना देना नहीं है। जबकि होना चाहिए रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज। उसे मनुष्यों को इस पर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ताजगी मिलती है, इसे संवेदनाएं हरी रहती हैं। प्रकृति की सूक्ष्मा को देखकर, प्रकृति के नैसर्गिकता, माधुर्यता को देखकर मनुष्य बचा रह सकता है। और लेकिन आज की परिस्थिति, सभ्यता हमने जैसी बनाई है, इसमें इसकी कोई जगह नहीं है। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भींगी हुई जंजीर। कवि कहता है कि हम लोग ऐसा समाज बना चुके हैं कि जहाँ पर आंसुओं का दर्द का अथाह सागर है, आंसुओं को दर्द की गलती हुई तस्वीर, और रस में बसी भीगी हुई फूल की जंजीर मानव के विकास के लिए अनिवार्य है। जहाँ आंसुओं के दर्द की गलती हुई तस्वीर, मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य के सपने, मनुष्य की आकांक्षाएं इतनी मनुष्यों ने बढ़ा दी है कि उसके पीछे आंसुओं का समुद्र नजर आता है। उसे पाने की कोशिश में, उसे न पाने की चेतना के कारण वो पीड़ित है। फूल की रस में बसी भंगी हुई जंजीर। कवि कहता है कि केवल निष्ठुरता, केवल संवेदनहीनता किसी भी सभ्यता के लिए, स्वस्थ सभ्यता के लिए अच्छी नहीं है। वहाँ फूल की रस में बसी भींगी हुई, वहाँ बुद्धि, सभ्यता के विकास में जो बुद्धि के योगदान को
नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सभ्यता के विकास में बुद्धि के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन केवल बुद्धि के बढ़ते प्रभाव को से कवि चिंतित है। वो आग्रह करता है कि बुद्धि से विकसित होने वाली सभ्यता में, बुद्धि से बनने वाले मनुष्य में फूल की रस में बसी भींगी हुई जंजीर। फूल की रस में बसी भींगी हुई जंजीर। जंजीर उसे हृदय से के फूलों से बनी जंजीरों से बुद्धि को बांधे रहना चाहिए। ये जरूरी है। मस्तिष्क और बुद्धि का संबंध बने रहना, उसमें संतुलन रहना आवश्यक है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। केवल एक बुद्धि का बढ़ता प्रभाव कवि को चिंतित करता है और इसी चिंता में इस कविता की रचना करता है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।